हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी एकेडमी में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल को जैसा आप अब देख पाएंगे कि दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब ऋग्वेदिक काल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1462 मंत्र हैं और 33 देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, उल्लेख मिलता है। इसके 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें सोम की चर्चा है। सोम एक पेय था जिसे आर्य पिया करते थे। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, मतलब गायत्री मंत्र किसकी देन है? ऋग्वेद की। तो इसको आर्य सभ्यता भी बोला जाता था। आर्य का मतलब होता है उत्तम, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। और आर्य जो हैं वो भारत आए थे ईरान से होकर के भारत आए और जहां रहने लगे उस जगह को बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब पंजाब, जहां पे 7 नदियां बहती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सप्त सैंधव प्रदेश। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था? ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मूजबंद कहलाती थी, मतलब हिमालय की चोटी को मूजबंद कहते थे। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। परिवार से मिलके आगे राजनीति चलती थी सारी। ऋग्वेद में परिवार का मुखिया कुल्प था, मतलब परिवार का जो सरप्रमुख होता था उसको कुल्प कहते थे। समाज का आधार परिवार होता था और हिमालय की चोटी मूजबंद। अब ऋग्वेद में जो लड़कियां बड़े लंबे समय तक शादी नहीं करती थी उनको अमायु कहते थे और जो गायें थी उसको अघन्य बोला जाता था, ना मारने योग्य। अघन्य शब्द का कई बार आपको अर्थ पूछा जाता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट्स में लिखा है ना मारने योग्य पशु। तो गाय को अघन्य और जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उनको अमायु कहते थे। सोमरस जैसे हमने चर्चा कर ली, आर्यों का पेय था। इनके मनोरंजन के साधन के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नृत्य, संगीत, पासा, रथदौड़, शिकार, घुड़दौड़ आदि सारे इनके मनोरंजन के साधन थे। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद कालीन समाज एक कबीलाई समाज था। लोग कबीलों में रहते थे, डायलेक्ट्स में रहते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो पशुपालन था। इस टाइम में खेती नहीं होती थी क्योंकि लोहा अभी तक नहीं आया है। और घोड़ा एक पवित्र और गाय एक पवित्र पशु माने जाते थे। ऋग्वेद में कृषि को हीन कर्म माना गया है और ऋग्वेद में बोला जाता है, थोड़ा सा मिसिंग है, गाय के लिए युद्ध हुए हैं। आपने याद रखना है, ऋग्वेद में गाय के लिए युद्ध हुए हैं। और सर्वप्रथम जो पृथ्वी ने ही कृषि कार्य का कृषि को आरंभ किया था और कृषि को ये 3 और शब्दों के साथ पुकारते थे, नाम लेते थे, उर्दर, धान्य और संपत्ति। ये 3 नाम थे कृषि के। ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि को ऋग्वेदिक काल में क्या कहते थे, तो वहां पे उर्दर और धान्य ऑप्शन बहुत बार आता है पेपर में, जो आपको याद रखना है। अब वैदिक काल में मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, 2 शब्द थे, निष्क और शतमान। ये थे सिक्के, इनके सिक्के थे निष्क और शतमान। इन सिक्कों पर गाय, बकरी और भेड़, घोड़े की आकृति बनी हुई थी। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि बकरी को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? तो कहते थे अजा। भेड़ को कहते थे अबी। तो ये आपने याद रखना है। व्यापारियों को क्या कहते थे? ये एचपी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन। व्यापारियों को पणी कहते थे। सूदखोर, बेकनाट और इनको ऋणदाता भी कहा जाता था। सूदखोरों को बेकनाट कहा जाता था, ऋणदाता। और हमारा जो सत्य में जाते है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इनकी पवित्र जो नदी थी ऋग्वेद में वो सरस्वती थी और सरस्वती को नदीतमा भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है नदियों की माता। तो आपने याद रखना है। अब देखिए, अनेक परिवार जब मिलते थे तो ग्राम बनाते थे और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामीण होता था। और जब ग्राम मिल जाते थे तो विष बनता था और विष का प्रधान जो है वो विषपति कहलाता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार, ग्राम बना, ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, ग्राम मिलके विष बना, विष का प्रधान विषपति। उसके बाद विषों के समूह को जन कहते थे। जब विष मिल जाते थे तो उनको जन बोलते थे और जनपति उनका प्रधान होता था। ऋग्वेदिक काल में
जो लोगों को रिप्रेजेंट करती थी वो 3 सभाएं थी, सभा, समिति और बिद्दत। इनमें से बिद्दत सबसे पुरानी है और सभा और समिति उसके बाद बनी। तो ये समितियां तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद में धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन के बारे में करते हैं बात। इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता था जिसको पुरंदर नाम से जाना जाता था और जिसकी ऋग्वेद में उल्लेख 250 बार हुआ है। 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है। तो आपने इंद्र, पुरंदर और 250 ये याद रखना है, आपको याद रहेगा। अब देखिए, ऋग्वेद जो काल था उसमें बुराइयां नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है विद्यमान थी लिखा गया है, लेकिन नहीं, दास प्रथा भी विद्यमान नहीं थी। वहां पे जाति प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी। ऋग्वेद का अच्छा समाज था, जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का था, उसी से मिलता जुलता था। लेकिन आगे जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उसमें कुछ बुराइयां आएंगी। ईश्वर की पूजा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए की जाती थी। ऋग्वेद काल में बहुपति तब की प्रथा भी नहीं थी। जैसा मैंने बोला कि स्त्रियों की दशा इस काल में अच्छी थी। तो ये बुराइयां जो हैं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये बिल्कुल भी नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। इन कंपैरिजन उत्तर वैदिक काल करेंगे जब हम, तो वहां पे ये बुराइयां थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आपको मैंने बोला वैदिक काल माना जाता है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य भारत कहां आकर बसे? तो वो बसे सप्त सैंधव प्रदेश। तो आपने ये भी याद रखना है कि कहां से होकर आए, ईरान से होकर आए। और उसके बाद सप्त सैंधव का मतलब क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। इस क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का प्रवाहित होना। ये नदियां थी सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सरस्वती। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और स्वतंत्र। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ये आपको नदियां भी याद रखनी है। कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं बहती थी। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा जाता था? कहा जाता है, कोई भी आ सकता है आपको, है या था। तो मूजबंत। क्या कहा जाता था? मूजबंत। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तमाकू। जी हाँ, तमाकू का जो आविष्कार है वो बाद में होगा, जब पुर्तगाली आएंगे, गोवा के वो उगाएंगे तमाकू को। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, मतलब सबसे पहले कौन सा लिखा गया और उसके बाद कौन सा लिखा गया? तो पहले वेद लिखे गए, जिसमें ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद ये लिखे गए हैं। भारत के राजचिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, हमने अभी पढ़ा है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ये देखिए, जो पहले 3 लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है, तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में से लिया गया है, मतलब किया गया है, सॉरी, तो ये ऋग्वेद में किया गया है। तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ऋग्वेद जो है भगवान की स्तुतियां हैं, यजुर्वेद में यज्ञ है, सामवेद म्यूजिक है और अथर्ववेद आयुर्वेद है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। ये भी आपने याद रखना है। ये देखिए, स से संगीत, स से सामवेद, तो सामवेद में संगीत है, य से यज्ञ और य से यजुर्वेद, ऐसे आपने याद रख लेना। प्राचीन भारत में निष्क से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के भी थे ये, तो ये भी आपने याद रखना है। भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद, जो सबसे पहले लिखा गया। और नवीन वेद पूछे तो वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा गया है? तो 2 से लेकर के 7 तक के मंडलों को गोत्र मंडल कहा गया है। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? बिद्दत। सभा, समिति और बिद्दत पढ़ा मैंने, उस वक्त भी आपको बताया कि बिद्दत सबसे पहले थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, जी हाँ, सरस्वती थी, जिसको नदीतमा कहते थे, नदियों की माता। ये भी आपने याद रखना है। और ये एक आपको और बताता हूं, राजा की जो
चुनाव होता था वो उसमें जो है सभा और समिति का ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था, सभा का ज़्यादा रहता था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये हमें बहुत अच्छे से पता है, गाय के लिए। और पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? ये क्वेश्चन आपने डायग्नोज करना है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका खुद का टास्क है जो आप करेंगे। तो इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। आप दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या फर्क था। ऋग्वेदिक काल को हम अच्छा मान सकते हैं और उत्तर वैदिक काल जो है उसमें थोड़ी सी बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी। लोहा आ जाएगा, लोहे की वजह से खेती आ जाएगी, फिर लोहा होगा तो हथियार भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करूंगा मैं आप अपनी अगली क्लास में। अगर आपको हमारा चैनल और ये क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।